जब भी मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टिंग की बात आती है तो दो म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड। और इससे रिलेटेड ना जाने कितने सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि कौन सा अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले क्लियर कर देता हूँ, दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हुए दिखेंगे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि अगर आप आज से शुरू करना चाहते हो या आपके पास दोनों म्यूचुअल फंड है तो कौन से म्यूचुअल फंड में इस समय पे इन्वेस्ट करने से आपके ज़्यादा रिटर्न बन सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं 5 साल, 3 साल और 1 साल में कौन से म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं। अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पाओगे कि 5 साल का मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट करा हुआ है। अगर आप देखते हो तो मैंने 2 म्यूचुअल फंड को कंपैरिज़न में रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप। जो हमारी ग्रीन वाली लाइन दिखेगी वो आपको मोतीलाल की दिख रही है और जो पर्पल वाली लाइन या फिर ब्लू वाली लाइन आप कह सकते हो वो दिख रही है एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अगर आप 5 साल के रिटर्न की बात करते हो तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड है मोतीलाल का, ये काफ़ी अच्छे मार्जिन से एचडीएफसी को बीट करता हुआ निकल गया है। लेकिन क्या ये एक बहुत ज़्यादा मार्जिन है या कंसिस्टेंसी दिखेगी इसमें? आप ये वाला ज़ोन ज़रूर चेक कर सकते हो। इस वाले ज़ोन में नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो रहा है, यहाँ पर भी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो रहा है। लेकिन इन लॉन्ग टर्म जहाँ पे 2 से 3 साल की बात होती है, वहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल है वो बीट करता हुआ दिखता है आज तक एचडीएफसी मिड कैप को। वहीं पे अगर हम 3 साल की भी बात करें, यहाँ पे मैंने अब 3 साल का पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया है। तो 3 साल के अंदर भी आपको एक अच्छे मार्जिन से जो मोतीलाल ओसवाल है वो बीट करता हुआ दिख रहा है एचडीएफसी को। अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स की 3 साल के अंदर, तो 3 साल में जो रिटर्न्स हैं दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो मोतीलाल है उसने काफ़ी अच्छे लेवल पे बीट करा, करीब-करीब 2.5 से 3% का गैप आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा मार्जिन होता है बीट करने का। और इंडेक्स को ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ही बीट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मोतीलाल दे पा रहा है। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ा-सा चेंज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एचडीएफसी है इसने धीरे-धीरे करके सरपास करा हुआ है मोतीलाल ओसवाल को। तो लास्ट 1 साल के अंदर जहाँ पे एचडीएफसी ने 33.9% मतलब 34% के आस-पास रिटर्न दिए हैं, वहीं पे जो मिड कैप है उसने करीब-करीब साढ़े 27% का रिटर्न आपको देता हुआ दिखा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर, तो इस केस के अंदर आपको एचडीएफसी जीतता हुआ मिलता है। अदरवाइज़ हर एक केस के अंदर आपको मोतीलाल के जो रिटर्न है एचडीएफसी से ऊपर जाते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल, 3 साल और 1 साल के भी रिटर्न्स देखोगे, तो अप्रॉक्सिमेटली 27% से ज़्यादा के रिटर्न दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। तो इन अ लॉन्ग टर्म दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न बना करके ला पा रहे हैं, तो ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। 1 साल के अगर आप रिटर्न देखते हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, तो क्या मोतीलाल अब बेकार हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इसको मैं आगे चल कर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्यों। अगर हम आगे चलेंगे अपनी वीडियो के अंदर तो आपको मैं कुछ और कंपैरिज़न दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको 1 साल, 3 साल और 5 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न दिखेंगे। 1 साल के अंदर 27%, 33% दिया है हमारे एचडीएफसी ने। 3 साल के अंदर 36.6% आपको देता हुआ दिखा है मोतीलाल। वहीं पे 32.2% आपको देता हुआ मिला एचडीएफसी मिड कैप। वहीं पे 5 साल के अंदर 24% के आस-पास दिया है और 22% के आस-पास दिया है एचडीएफसी ने। तो मोटे-मोटे तौर पे यहाँ पे भी आपको एक मार्जिन देखने को मिल रहा है, करीब-करीब 3% के आस-पास ये नॉर्मली बीट करता है एचडीएफसी को मोतीलाल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रेटिंग है 5 स्टार मिली हुई है हमारे मोतीलाल को और 4 स्टार मिला हुआ है हमारे एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को। तो अगर आप देखते हो तो बेंचमार्क को बीट करने के बाद और इतने अच्छे रिटर्न देने के बाद भी तो 3% का मार्जिन मोतीलाल हमेशा बना करके रखता है, कभी ऊपर और कभी नीचे। अगर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो मोतीलाल है उसके प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, एचडीएफसी के प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 से 5 साल, 3 साल के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दिए गए हैं मोतीलाल की साइड। वहीं पे सेम कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है 1 साल, 5 साल और 10 साल के अंदर। तो यहाँ पे जो एक नंबर मिलने वाला है वो एचडीएफसी को मिलने वाला है, बिकॉज़ इसके पास जो बेंचमार्क है उसको बीट करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा लंबा है। वहीं पे मोतीलाल का इतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं दिखता। वहीं पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.85 के आस-पास दिखता है हमारे एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड का, जो कि 0.85% के आस-पास। वहीं पे जो मोतीलाल है, यहाँ पर भी एक लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है जो कि 0.68 का। तो यहाँ पर जो हमारा एक नंबर लेके जाता है वो लेके जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बिकॉज़ एक्सपेंस रेशियो में भी 0.2% के आस-पास का एक्सपेंस रेशियो कम दिख रहा है हमारे पास मोतीलाल में। अगर हम अल्फा की भी बात करें तो अल्फा वाइज़ मतलब ये निफ्टी 1% भागती है तो कितना परसेंट ज़्यादा भागता है? मोतीलाल ओसवाल 8.77% ज़्यादा भागता है, जो इसका बेंचमार्क है अगर वो 8% भागता है। और उससे कम अल्फा आपको दिखेगा एचडीएफसी का। तो अल्फा वाइज़ भी जो एक नंबर मिलेगा हमारा, वो मिलेगा हमारे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को। जितना ज़्यादा अल्फा होता है उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज़ जब मार्केट रिकवर कर रही होती है
तो जो म्यूचुअल फंड है वो कितनी जल्द से रिकवर कर पाएँगे, ये डिनोट करता है हमारा अल्फ़ा। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा उतना अच्छा होता है, इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल दे रहा है। लेकिन अल्फ़ा 1 से ऊपर होना चाहिए, तो उस केस के अंदर जो एचडीएफसी है, उसका अल्फ़ा भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा अल्फ़ा एचडीएफसी का भी दिख रहा है। कौन से इनके अंदर दोनों के अंदर कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कुछ भी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नो फाउंड डाल दिया है कि अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, कुछ भी मेजर कौन नहीं है, तो दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम आगे चलते हैं और देखते हैं इनका एनालिसिस कि भाई टॉप 5 होल्डिंग में कितने हैं, टॉप 20 में कितने हैं, तो जो टॉप 5 है उसके अंदर 41% के आसपास इन्वेस्ट करा हुआ है मोतीलाल ने और 17% का एयूएम पूरा इन्वेस्ट करा हुआ है एचडीएफसी ने। तो कंसंट्रेशन वाइज़ अगर आप देखोगे तो मोतीलाल का अच्छा है, इसी वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है वो भी अच्छी है। टॉप 20 स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखते हो तो 89% के आसपास पूरी होल्डिंग का पूरे एयूएम का जाता है मोतीलाल का, वहीं पे 54% के आसपास जाता है एचडीएफसी में। तो यहाँ पर भी हमारा मोतीलाल जीतता है बिकॉज़ किसी को कॉन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो पसंद है, तो उसके लिए मोतीलाल ओसवाल अच्छा है, किसी को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए एचडीएफसी मिड कैप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम पीई की बात करें, जो प्राइस टू अर्निंग होती है हमारी, बिकॉज़ ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, मतलब कि कितना सस्ता आपको वो म्यूचुअल फंड मिल रहा है और कितना महँगा वो म्यूचुअल फंड मिल रहा है, वो हमारा एचडीएफसी का कम मिल रहा है। इसका ये मतलब है यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है, अभी भी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है यहाँ पे जो ग्रोथ है, वो अभी और आने की उम्मीद है। सस्ते प्राइस के ऊपर आपको एचडीएफसी मिड कैप दिख रहा है बिकॉज़ पीई काफ़ी कम है। वहीं पे अगर हम पीबी की बात करें, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 4.75 के आसपास है, यहाँ पे भी 2.66 है, तो यहाँ पर भी जो एचडीएफसी है, इसको एक और नंबर मिलता हुआ दिखेगा। टर्नओवर रेशियो मतलब कितना ज़्यादा चर्न करता है एक पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो चर्निंग में 35% का टर्नओवर रेशियो है हमारे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का और 13% के आसपास है एचडीएफसी का। तो क्या पोर्टफोलियो चर्न करना बुरी बात है? मेरे हिसाब से ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो आपके फ़ेवर में काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो 1 नंबर मिलता है मेरे हिसाब से वो मिलना चाहिए मोतीलाल ओसवाल को। बिकॉज़ जो चर्न कर रहे हैं, जो कि बाय और सेल कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इनके जो पोर्टफोलियो है, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है इनका टर्नओवर रेशियो। वहीं पे अगर हम इक्विटी की बात करें तो 97.4% के आसपास इक्विटी है, बाकी सारा पैसा कैश में होल्ड करा हुआ है। वहीं पे जो एचडीएफसी है 92.9% के आसपास इक्विटी है, बाकी पैसा होल्ड करा हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि मेजर पैसा इनका इक्विटी के अंदर है। अगर आप कैश की भी बात करोगे, कितने परसेंट कैश होल्ड करा है, 2.6 के पास कैश है मोतीलाल के पास, वहीं पे 7.1% कैश आपको दिख रहा है एचडीएफसी मिड कैप के पास। कैश के अपने-अपने बेनिफिट और लॉसेस होते हैं, जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा कैश होल्ड करा हुआ है, तो जो आपके रिटर्न है वो नीचे आ जाते हैं बिकॉज़ जो मार्केट में पैसा लगा ही नहीं है, वो पैसा ग्रो कैसे करेगा? नहीं कर सकता, राइट? वहीं पे अगर आपके पास स्मॉल कैप कैटेगरी है और आपके पास कैश कम है, तो उस केस में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है बिकॉज़ जो आपका इन्वेस्टर है वो बेच करके पैसा निकालना चाहता है, तो उस केस के अंदर इन्वेस्टर पैसा बेच करके नहीं निकाल सकता बिकॉज़ आपके पास लिक्विडिटी नहीं है वो। लेकिन अगर मैं लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से बात करूँ, दोनों के दोनों एक मिड कैप के म्यूचुअल फंड है, तो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी होती है, तो म्यूचुअल फंड चाहे अपने स्टॉक बेच करके पैसा निकालना, तो वो भी आसानी से निकाल सकता है। अदरवाइज़ अगर इनको शॉर्ट टर्म में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो 2.6% और 7.1% के आसपास की जो लिक्विडिटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों के दोनों केस में बढ़िया बात है, लेकिन अगर इसमें भी नंबर की बात की जाए, तो मोतीलाल को 1 नंबर ज़्यादा मिलना चाहिए बिकॉज़ ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, तो ज़्यादा रिटर्न आएँगे। कम पैसा इन्वेस्टेड है, तो कम रिटर्न आएँगे, लेकिन कम पैसा इन्वेस्टेड है, इसका ये मतलब है अपॉर्च्युनिटी अगर इन्हें मिलती है एचडीएफसी को, तो यहाँ पे भी पैसे बनने की उम्मीद ज़्यादा बन जाती है। अगर हम आगे चलें और देखें कि भाई टॉप होल्डिंग के अंदर कौन-कौन से स्टॉक इन्होंने कितने वेटेज में पिक करे हुए हैं। तो अगर आप देखोगे जो मोतीलाल है, जियो फाइनेंसेस इसके अंदर सबसे बड़ा पोजीशन बिल्ड करता हुआ दिखा है 9.6%, देन है चोला फाइनेंस, ज़ोमैटो, परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी, दीपक नाइट्राइट, बालकृष्ण एनर्जी, कोफोर्ज, प्रेस्टीज, एनसीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, ये आपको मेन होल्डिंग दिख रही है मोतीलाल ओसवाल की, जो कि शानदार है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम एचडीएफसी की भी बात करें, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी होल्डिंग दिख रही है। इंडियन होटल दिख रहा है, द टाटा कम्युनिकेशन दिख रहा है, भारतीय एयरटेल दिख रहा है, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस दिख रहा है, मैक्स हेल्थ केयर दिख रहा है, इंडियन बैंक दिख रहा है, आरईसी लिमिटेड दिख रहा है, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्री दिख रही है, आईपीसीए देखने को मिल रहा है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो कंसंट्रेशन जैसे हमने इनिशियल लेवल पे डिस्कस किया है, काफ़ी शानदार कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है एचडीएफसी मिड कैप के अंदर। वहीं पे डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से उसके बाद भी एक डिसेंट लेवल का कंसंट्रेशन आपको मिल रहा है एचडीएफसी मिड कैप से। अगर मैं रिस्क की बात करूँ दोनों के दोनों पोर्टफोलियो के अंदर, तो जो मेजर रिस्क मुझे दिखता है वो दिखता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर जियो फाइनेंस का। जियो फाइनेंस के साथ दिक्कत ये है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस, वो काफ़ी शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा पैसा बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन जियो फाइनेंस का एज़ सच कोई भी बहुत बड़ा बिज़नेस मॉडल इस समय पे प्रूवन नहीं है।
दूसरी चीज़ जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग, जियो फाइनेंस की बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो अगर यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखेगी आपको वो शॉर्ट टर्म में बड़ी प्रॉब्लम बनते हुए दिख सकती है, क्योंकि इनके अंदर पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है मोतीलाल ओसवाल की। तो अगर कोई दिक्कत आती है जियो फाइनेंस में, जो मुझे लग रहा आएगी, जब स्टॉक लॉन्च हुआ है लगातार स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन वहीं पे अगर रिकवरी की भी बात की जाए, जियो फाइनेंस के अंदर जैसे ही बिज़नेस मॉडल प्रूवन होता है, जो रेवेन्यूज़ है वो प्रॉफिटेबल आती है, मतलब अच्छे प्रॉफिट्स बुक करती है, तो यहाँ पे रिटर्न बनने की उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अदर देन दैट दोनों के दोनों पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मोतीलाल ओसवाल के अंदर यही एक मेजर दिक्कत मुझे दिखती है। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे स्टॉक्स इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने पिक करे हुए हैं। अगर हम आगे चलें और देखने की कोशिश करें कुछ फंड की डिटेल्स, कैसा फंड है ये हमारा। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो इक्विटी है दोनों के अंदर, मतलब स्टॉक्स हैं दोनों के अंदर, तो आपको वेरी हाई दिखेगा बिकॉज़ वेरी हाई रिस्क होता है, मिड कैप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता ही है। अगर आपको मिनिमम एसआईपी करनी है तो मोतीलाल में ₹500 से शुरू कर सकते हो, ₹100 से शुरू कर सकते हो आप किसके अंदर, एचडीएफसी के अंदर। एक्सपेंस रेशियो हमने पहले ही कंपेयर कर लिया दोनों का कि 0.68 है, ये 0.85 है एचडीएफसी का। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज़ भी यहाँ पे मोतीलाल काफ़ी आसानी से जीतता मिलता है। लेकिन क्या मेजर डिफरेंस है? मेरे हिसाब से कोई भी मेजर डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता, छोटा-सा डिफरेंस है। लेकिन जो मोतीलाल है वो कम एक्सपेंस रेशियो लेकर के भी आपको रिटर्न काफ़ी अच्छे दे पा रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हम एनएवी की बात करें, ₹73 के आसपास की एनएवी यहाँ दिख रही है 13 नवंबर के अकॉर्डिंग, एंड 147.1 की एनएवी दिख रही है आपको एचडीएफसी में। तो कोई मेजर दिक्कत है? नहीं, एनएवी कुछ भी नहीं है, वो नेट एसेट वैल्यू है, तो उसको पूरी तरीके से इग्नोर भी किया जा सकता है। 13 नवंबर डेट है, जो वीडियो बन रही है 13 नवंबर के डेटा पे बेस्ड है, तो ये चीज़ आप आसानी से देख सकते हो। अगर फंड की बात करें तो 2014 के अंदर जो मोतीलाल ओसवाल है ये शुरू हुआ था, 2013 के अंदर एचडीएफसी मिड कैप है वो शुरू हुआ था। तो फंड वाइज़ भी काफ़ी अच्छा हिस्ट्री है इनका, काफ़ी अच्छा डेटा है, बैक डेटा है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो एक अच्छी बात है। फंड साइज़ की भी बात करें तो 6000 करोड़ के आसपास का फंड साइज़ दिख रहा है हमारे मोतीलाल का, 47,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज़ हमारा दिख रहा है एचडीएफसी मिड कैप का। तो फंड साइज़ जो छोटा है मोतीलाल का काफ़ी छोटा है, इसलिए चर्निंग करना थोड़ा-सा आसान है, रिटर्न कमाना थोड़ा-सा आसान है, कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर दिखता है। सेम प्रॉब्लम आती है हमारी इसके साथ कि एयूएम थोड़ा-सा बड़ा है, तो कंसंट्रेशन थोड़ा-सा कम हो सकता है। बिकॉज़ जो एचडीएफसी, क्योंकि एचडीएफसी मिड कैप का एयूएम बड़ा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू खरीद सकता है किसी भी स्टॉक की, जो एक दिक्कत वाली बात होती है। इसीलिए जब फंड साइज़ या एयूएम थोड़ा बढ़ जाता है, तो डाइवर्सिफिकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर थोड़ी-सी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात है। इससे कोई मेजर दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन हाँ, ये एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। एग्ज़िट लोड की भी बात करी जाए, अगर आप 15 दिन के अंदर रिडीम करते हो तो 1% का एग्ज़िट लोड आपको मोतीलाल में देना पड़ेगा। वहीं पे अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हो, मतलब पैसा निकालते हो अपना, तो 1% आपको एचडीएफसी में देना पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो में फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात की जाए, तो यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को 1 नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आप दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर कंपेयर करना चाहोगे, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड बेकार हैं या कौन से म्यूचुअल फंड कम अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों के दोनों जो म्यूचुअल फंड है वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन करते हैं। दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में एज़ सच कोई मेजर दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। वहीं पे अगर आप दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं, अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए दिखे हैं। अगर कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, आप लगातार कर सकते हो। अब बात आती है कि किसी ने अभी इन्वेस्ट करना है, तो दोनों में से कौन-सा म्यूचुअल फंड सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। उस केस के अंदर जो एचडीएफसी है, उसका पीई कम है, प्राइस टू अर्निंग कम दिख रही है, तो इसी वजह से सस्ते प्राइस के ऊपर आपको एचडीएफसी दिख रहा है, तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है ये आपको सरपास करता हुआ दिखे, किसको, मोतीलाल ओसवाल को। मोतीलाल ओसवाल में एक जो मेजर दिक्कत है, क्योंकि 10% पूरे एयूएम का इन्होंने डाला हुआ है जियो फाइनेंस के अंदर, तो अगर जियो फाइनेंस में कोई भी अच्छी या बुरी न्यूज़ आती है, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है मोतीलाल ओसवाल के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जियो ने इस समय पे कोई भी बिज़नेस प्रूव नहीं करा हुआ है, तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है मोतीलाल ओसवाल के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो 1 से डेढ़ साल के लिए, तो जो एचडीएफसी है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे ग्रोथ आएगी, सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है हमारे, तो इसी वजह से यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ आते हुए दिखेगी। लेकिन अगर आप मेरे से बात करोगे नेक्स्ट 3 से 4 साल या 2 से 3 साल के लिए, उस केस के अंदर मोतीलाल मुझे लगता है सरपास करता हुआ दिखेगा एचडीएफसी को। तो अगर किसी को डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहिए जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टॉक हो, वेल डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड हो आपका, तो उस केस के अंदर एचडीएफसी चाहिए। किसी को कॉन्संट्रेटेड चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इधर-उधर पैसा ना डाला हो, कुछ कंपनियों में डाला हो, अच्छी कंपनियों में डाला हो, तो उस केस के अंदर आपको मोतीलाल मिलने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब भी आप किसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से देख सकते हो। अब किसी के केस में ये भी हो सकता है कि किसी के पास दोनों म्यूचुअल फंड हो, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक ही कैटेगरी में 2-3 अलग म्यूचुअल फंड रखते हैं। तो उस केस के अंदर भी आपको जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए करंटली, वो हमें करना चाहिए एचडीएफसी के अंदर,
और मोतीलाल के अंदर आप कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न है थोड़े से कम होते दिखेंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ यहाँ से 3 से 5 साल की, तो मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल थोड़ा ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है हमारे एचडीएफसी मिड कैप से। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, कॉन्सन्ट्रेशन बहुत अच्छी है। जितने कम स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होंगे, जितने अच्छे तरीके से आपने स्टॉक को सेलेक्ट करा होगा, उतने अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। जितने ज़्यादा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर होंगे, जितने वेल डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में आपने बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स रख लिए हैं, जो कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कर लेते हैं बिकॉज़ एयूएम ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर जो रिटर्न होते हैं वो थोड़े से सप्रेस होते हुए दिख जाते हैं, कंप्रेस होते हुए दिख जाते हैं। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए मोतीलाल अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए एचडीएफसी अच्छा है। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए अगर दोनों में से आपने किसी में भी इन्वेस्ट करा हुआ है, दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड बहुत शानदार हैं, 2-4% का ऊपर-नीचे आपको देखने को मिलेगा। कोई भी मेजर गैप दोनों म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था इसका एनालिसिस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से कौन-सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और कौन-सा म्यूचुअल फंड थोड़ा कम अच्छा है, बिकॉज़ दोनों ही म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं। इस तरीके की कंपैरिज़न वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको कौन-सा पार्ट अच्छा लगा, और कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप इस पे कमेंट कर सकते हो। कल मैं क्यूएनए लेकर के आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय-बाय, साइनिंग ऑफ।